नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस स्कूल में। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप की कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था मार्केट कैप की कॉन्सेप्ट को। अगर आपको मार्केट कैप का नॉलेज नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज है तो आप वीडियो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ये टॉपिक हम दो पार्ट के अंदर समझने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर हम समझेंगे पूरा बैकग्राउंड और पार्ट बी के अंदर हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है और ये कैसा कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर मार्केट कैप की कॉन्सेप्ट को समझा था, हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि हमें ये टॉपिक समझने में ईजी रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता था। बहुत ही इजी था, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस। और आपको पता होना चाहिए पहले के टाइम में इंडेक्स के अंदर कंपनीज का वैल्यूएशन मार्केट कैप के अनुसार होता था और प्रेजेंट के अंदर ये होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अनुसार। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैप के अंदर कुछ कमियां थी, इसलिए हम किस पे शिफ्ट हुए, हम एक नई कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो गए जिसे कि हम कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप की कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें इसका पीछे का थीम समझना होगा, जिससे कि हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएं। अब मैं आपके सामने कुछ डाटा रिप्रेजेंट करूंगा ताकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड आप समझ सके। इंडिया में एनएससी और बीएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जिनका नेशन वाइज ट्रेडिंग टर्मिनल है। हम केवल एनएससी और बीएससी की एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इन्हीं पर होती है। तो एनएससी पर अप्रोक्स 1950 कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी पे तकरीबन 5,500 कंपनियां लिस्टेड है। मैं अप्रोक्स नंबर इसलिए बोल रहा हूं, हर साल बहुत सी नई कंपनियां लिस्ट होती रहती है और कुछ कंपनियां जो कंप्लायंस फॉलो नहीं करती उन्हें स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कंपल्सरी डिलिस्ट कर दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। इंडिया में कुछ ऐसी कंपनी भी है जिनकी 100% होल्डिंग पब्लिक के पास है, पर ऐसी गिनती की कंपनियां हैं आईटीसी, एचडीएफसी, एलएनटी, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी, आरबीएल बैंक, उज्जवल फाइनेंस, एमसीएक्स, इंडियन एनर्जी, तेजस नेटवर्क एक्सेट्रा। इन सभी कंपनियों की 100% होल्डिंग पब्लिक के पास है। आपके सामने मैं कुछ डाटा भी दिखाना चाहूंगा। नीचे आईटीसी और एचडीएफसी का डाटा आ रहा होगा, आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 0 होल्डिंग है दोनों कंपनियों में, और पब्लिक का फिर नीचे पूरा डायग्राम के अंदर समझाया हुआ है पब्लिक के पास किस किस के पास कितनी परसेंटेज होल्डिंग है। और देखिए जो शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस चलता है वो उन्हीं शेयर्स की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है जिनका ट्रेड होता है। तो मोस्टली कंपनी के टोटल शेयर जब ट्रेड ही नहीं होते तो वैल्यूएशन करते समय मार्केट कैप के यूज क्यों किया जाए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं उन्हीं के अनुसार वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मुझे पता है कुछ लोगों के डाउट आ रहा होगा, तो आना लाजमी भी है क्योंकि अभी तक हमने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया है, हम बेसिक बातें कर रहे हैं। अभी जब हम इसका आगे मीनिंग और कैलकुलेशन करेंगे तो आप सबके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो 100% शेयर्स में भी ट्रेडिंग हो सकती है, पर बहुत ही कम ऐसी कंपनियां जिनका 100% पब्लिक के पास है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था, कुछ ही कंपनी ऐसी है जिनका 100% पब्लिक के पास है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबल कॉन्सेप्ट थी, जिसमें केवल उन्हीं शेयर्स को लिया जाता था जिनका मार्केट में ट्रेडिंग की जा रही है। तो ये कंपनी की मार्केट पोजीशन पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट थी और इस कॉन्सेप्ट को लाया गया 2003 के अंदर। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे क्योंकि अभी तक मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं बताया, फिर हम देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। द फ्री फ्लोट इज अ मेजर फॉर एक्चुअली अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक ऑफ ए कंपनी इन द मार्केट फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इस लाइन को तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं होगी। फ्री फ्लोट फैक्टर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी। बिल्कुल सही बात है, फ्री फ्लोट फैक्टर से हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। आगे की जो लाइन है उससे ध्यान से सुनना। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली दोज इक्विटी शेयर इशू बाय कंपनी दैट आर रेडली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। एंड ध्यान से सुनना, डीवीआर शेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। डीवीआर शेयर्स को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो किसको कंसिडर करते हैं? ओनली वो शेयर जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो सर ये डीवीआर शेयर्स क्या है? ये डीवीआर क्या होता है इसे भी आप समझ लीजिए। देखो डीवीआर मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते तो शेयर ही है, पर नॉर्मल शेयर से थोड़े से अलग होते हैं। वो कैसे?
इसमें क्या होता है, जो वोटिंग राइट है ना, वो हायर वोटिंग राइट भी हो सकता है और लोअर वोटिंग राइट भी हो सकता है। मतलब जो नॉर्मल शेयर में जैसे वोटिंग राइट है, उससे ज़्यादा वोटिंग राइट भी मिल सकता है और उससे कम वोटिंग राइट भी मिल सकता है। पर इंडियन लॉ ये बोलता है कि हायर वोटिंग राइट वाले डीवीआर आप इंडिया में इशू ही नहीं कर सकते। तो इसका तो किस्सा यही खत्म हो गया। जो इंडिया के अंदर डीवीआर इशू होते हैं वो कम वोटिंग राइट वाले इशू होते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसमें फ़ायदा क्या है। देखिए, इसमें जो डिविडेंड है ना, वो नॉर्मल शेयर से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। इसलिए जिन मतलब छोटे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए टाइम टू टाइम। और दूसरा है, शेयर की प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे अभी मेरे पास फिलहाल टाटा मोटर्स के 3000 शेयर है। अब मैं 3000 शेयर से आप बताइए कौन सा कंपनी के मैनेजमेंट को हिला सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकते हम 3000 शेयर से। हम अगर कंपनी की मीटिंग में जा रहे हैं और वहाँ पर समोसे के अंदर चटनी कम मिली तो चटनी भी आप ज़्यादा नहीं मांग सकते। चलो, ये तो होगी मजाक की बात, वापस टॉपिक पे चलते हैं। डीवीआर का खुद का अपना फ़ायदा है, इसमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। और एक चीज़ और, जो नॉर्मल शेयर होते हैं उनसे इसकी प्राइस मार्केट में कम चलती है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है ना, आपको वोटिंग राइट नहीं मिल रहा, तो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें पैसा कम लगाते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द करंट ट्रेडिंग सिनेरियो इन द मार्केट. It is considered to be more rational index because it only consider the share which are available in the open market for trading. देखिए क्या कहना चाहता है ये। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रू पिक्चर दिखाता है ट्रेडिंग सिनेरियो की, और इससे इंडेक्स मोर रेशनल तरीके से प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर वही शेयर लिए जाते हैं जिनकी ट्रेडिंग ओपन मार्केट में की जा रही है। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, उसे भी आप हमेशा याद रखना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फ्री फ्लोट की वैल्यू हमेशा मार्केट वैल्यू से कम होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्री फ्लोट की वैल्यू कम ही हो। कुछ केस में ये बिल्कुल बराबर भी होती है, सेम होती है। ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो वो ज़्यादा तो कभी नहीं होगी। पर कुछ केस में फ्री फ्लोट और मार्केट कैप दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अब हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के फॉर्मूले को देखेंगे। देखिए, आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर लेने हैं जितने भी कंपनी ने इशू किए हुए हैं, उसमें से आपको लेस कर देना है जिन जिन शेयरों की ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आपके पास कौन से शेयर आ जाएंगे जिनमें ट्रेडिंग होती है, उसको आप जब शेयर प्राइस से इंटू कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो गलती करता है वो यही करता है। जब भी वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन करता है, हम किन किन शेयर्स को फ्री फ्लोट के अंदर कंसीडर नहीं करते, अब वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। जो भी शेयर प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के पास है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। गवर्नमेंट होल्डिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग है तो भी आपको कंसीडर नहीं करना, उसे लेस ही करना है। शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर थ्रू एडीआर जीडीआर। देखिए, एडीआर जीडीआर क्या होता है, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और जीडीआर का होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर इशू होता है अमेरिका में, जीडीआर होता है यूरोपियन मार्केट के अंदर। कौन इशू करता है? इंडियन कंपनी इशू करती है। जब इंडियन कंपनी को फॉरेन से जब पैसा रेज करना होता है तो वो एडीआर जीडीआर इशू कर देती है, और जो इसकी वैल्यू चलती है वो शेयर के आधार पर चलती है। तो यहाँ शेयर कैसा काम करता है? अंडरलाइन एसेट की तरह काम करता है। देखिए, एडीआर जीडीआर में आपको डाउट रहने वाला है अभी, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने बहुत ही फास्टली समझाया है। तो आप ऐसा करना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा। और जब हम इस टॉपिक को चर्चा करेंगे एडीआर जीडीआर को, हम बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे, तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। अभी ऐसा कोई पंगा नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर थ्रू एडीआर जीडीआर, उसे भी आपको इसको लेस करना है। स्ट्रेटेजिक स्टेक है कॉर्पोरेट बॉडीज़ द्वारा, तो भी आपको लेस करना है। इन्वेस्टमेंट अंडर एफडीआई कैटेगरी, उसे भी आपको लेस करना है। इक्विटी हेल्ड बाय एसोसिएट ग्रुप कंपनीज एट क्रॉस होल्डिंग, इसे भी आपको लेस करना है। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को भी आपको लेस करना है। शेयर अंडर लॉक इन कैटेगरी, अगर कोई शेयर लॉक इन पीरियड के अंदर है तो आपको उसे भी लेस करना है। अब हम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ताकि अगर आप खुद भी प्रैक्टिकल सॉल्व करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे एक XYZ लिमिटेड है जिसके टोटल शेयर है 1 करोड़, और यहाँ पर साइड में परसेंटेज बताई हुई है। देखिए, यहाँ पर 1 करोड़ शेयर दिए हुए हैं, तो अभी हमने समझा था पहले किन किन शेयर्स को कंसीडर नहीं करते, तो सारे ही कंसीडर नहीं करते। तो आपको सिंपल सा काम करना है, 1 करोड़ शेयर के अंदर से जितने भी शेयर दिए हुए हैं ना, इन सबको लेस कर देना है। तो आपके पास वो शेयर आ जाएंगे जिनके मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अब सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पर शेयर की प्राइस हम मान लेते हैं 180 है, तो आपको क्या करना है, जो भी शेयर आ रहे हैं ट्रेडिंग के, उनको 180 से इंटू कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके बच्चे कुछ डाउट भी दूर हो जाए। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। टोटल इक्विटी शेयर से 2 करोड़ 50 लाख, और साइड में परसेंटेज दिखा रहा है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है किस किस के पास कितना परसेंटेज है। तो देखिए, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास है 1 करोड़ 20 लाख, और डिपॉजिट रिसिप्ट हो गई आपकी एडीआर जीडीआर, हमने पीछे समझा था, उसके पास है 10,000। पब्लिक शेयर होल्डर्स लॉक इन 75,000, स्ट्रेटेजिक होल्डिंग 25,000,
यहाँ पर आपको एक डाउट आना चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डर लॉक इन, पब्लिक के पास शेयर है पर वो लॉक इन के अंदर है, क्या पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है, पब्लिक के पास भी शेयर लॉक इन के अंदर हो सकते हैं। हम इसे बिल्कुल एक करंट एग्जांपल के द्वारा समझने वाले हैं। ऐसा हाल ही के अंदर येस बैंक में हुआ था। येस बैंक के अंदर शेयर होल्डर्स पर लॉक इन लगा दिया गया था जिससे कि अपने शेयर नहीं बेच पाए। और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि उसमें देखिए काफ़ी टाइम से न्यूज़ चल रही थी कि वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें गलत प्रेजेंट कर रहा है, और मतलब उसके एनपीए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और ये भी उस पर आरोप लगाए गए थे कि इसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन दिया था। तो अभी इन सारी बातों पे जांच चल रही है, अभी फिलहाल ये केस चल ही रहा है, तो इस वजह से येस बैंक पे लॉक इन लगा दिया गया था। चलो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2,50,00,000 जो शेयर है उसमें से आपको जितने भी शेयर दिखा रहे हैं यहाँ पर 1,20,00,000, 10,000, 75,000, 25,000, इसको लेस कर देना है। फिर जो भी आपके पास बचे हुए शेयर्स आएंगे वो आपके पास कौन से होंगे? वो शेयर होंगे जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, तो आपको उसको कर देना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर शेयर की प्राइस चल रही है 250 रुपये, तो आपको जो शेयर आए हैं उनको किससे इंटू कर देना है? 250 से आपको इंटू कर देना है, तो आपका आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो वो भी आपको नीचे मैंने दिखाया हुआ है। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का मार्केट के अंदर रियलिटी पे कितना इफेक्ट पड़ता होगा। पहले हम रिलायंस का डाटा देख लेते हैं, उसके बाद एक और कंपनी का डाटा देखने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है रिलायंस का फुल मार्केट कैप है 9,90,000 करोड़ और फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 5,24,000 करोड़। मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ अमाउंट। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है फुल मार्केट कैप और फ्री फ्लोट मार्केट कैप में। अब जो इंडेक्स के अंदर रिलायंस का कैलकुलेशन होगा वो होगा 5,24,000 के आधार पे, जो इसका फ्री फ्लोट आ रहा है ना उसी के आधार पे इंडेक्स के अंदर इसका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर सेकंड कंपनी का डाटा भी आपके सामने है। कंपनी का नाम है ICICI बैंक। यहाँ पर आपको फुल मार्केट कैप और फ्री फ्लोट मार्केट कैप दोनों में ये अमाउंट सेम दिख रही होगी, 2,18,600 करोड़। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कंपनी के 100% होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास है। तो मतलब कंपनी के 100% शेयर्स में जब ट्रेड होती है तो हम वहाँ पर पूरे शेयर कंसिडर करेंगे। इसलिए ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल से समझा था किन किन कंपनियों की 100% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको दोनों सेम दिखता है तो आप समझ जाना कंपनी के सारे शेयर में ट्रेड होता है। देखिए आज का हमारा टॉपिक तो हो चुका है, ठीक है पूरा, बट मैं आपको एडिशनल नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स को कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। तो वहाँ ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैं आपको सिखाऊंगा निफ्टी जो अभी 9,500 चल रहा है वो कैसे 9,500 की वैल्यू निकल के आ रही है, और जो सेंसेक्स 30,000 चल रहा है तो उसकी 30,000 की वैल्यू आ कहाँ से रही है। ये सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे, पर उससे पहले हमें बहुत सारे हमारे बेसिक टॉपिक पूरे करने होंगे ताकि हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। हम थोड़ा सा नॉलेज और गेन कर लेते हैं। जो आपके सामने जो कंपनी आ रही है ये इंडिया की टॉप 10 कंपनी है निफ्टी 50 की, जिनका यहाँ पर वेट दिखाया हुआ है। तो निफ्टी 50 के अंदर अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो वेट है वो है 11.5%। मतलब 100% में से अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज 11.5% की हिस्सेदारी निफ्टी के अंदर रखती है। और पता है आपको इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट में? अभी क्या मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अभी निफ्टी वीक है और जो रिलायंस है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। रिलायंस का शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर जा रही है अभी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिलायंस के ऊपर काफ़ी सारा बर्डन था। रिलायंस ने काफ़ी सारी बोरोविंग करी हुई थी मार्केट से। अब क्या है, रिलायंस मार्केट से पैसा उठा रहा है वापस और अपनी बोरोविंग को कम कर रहा है। तो अभी रिलायंस ने क्या करा, हाल ही के अंदर अपना 9% की हिस्सेदारी फेसबुक को बेच दी और एक अन्य कंपनी को 5,500 करोड़ की हिस्सेदारी बेच दी। और इसके अलावा हमें और भी डील देखने को मिल सकती है, जैसा कि अभी मार्केट में न्यूज़ चल रही है। इसके अलावा रिलायंस अपना राइट इशू ला रहा है। राइट इशू में क्या होता है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर बेच के वहाँ से पैसा रेज कर रहा है। तो कुल मिला के रिलायंस मार्केट से पैसा उठा रहा है और अपनी उधारी को कम कर रहा है। ये अच्छा संकेत है मार्केट में। तो क्या रिलायंस तेज हो रहा है और निफ्टी जिस हिसाब से गिरना चाहिए उस हिसाब से नहीं गिर रहा है, क्योंकि रिलायंस उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि 11.5% की हिस्सेदारी तो केवल एक शेयर रखता है निफ्टी 50 में। बट अगर निफ्टी 50 में हमें तेज गिरावट देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स सी बात है रिलायंस भी गिरेगा, क्योंकि अकेला स्टॉक इतनी पावर नहीं जनरेट कर सकता, क्योंकि रखता तो आखिर 11.5% हिस्सेदारी है ना, बाकी 90% और भी तो शेयर्स रखते हैं ना। अगर वो सारे गिरेंगे तो अकेला रिलायंस क्या करेगा। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी के डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी लोगों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आप तक सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।